नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम राजनयिक प्रतिनिधि की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम राजनयिक प्रतिनिधि को जो उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राप्त है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनको उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार क्यों मिलती है? ताकि ये अपने जो इनका मिशन होता है, राजनयिक मिशनों के जो कर्तव्य होते हैं उनका वो दक्षतापूर्वक पालन कर सके और अन्य आवश्यकताएं सुनिश्चित हो सके, उसके लिए इनको ये उन्मुक्तियां मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में राजनयिक अभिकृतियों को उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है। अतः वे जो ग्राही राज्य है जहाँ पर उनकी नियुक्ति होती है वो वहाँ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं राजनयिक प्रतिनिधियों की उन्मुक्तियों एवं विशेषाधिकारों पर। व्यक्तिगत सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह एक महत्वपूर्ण नियम है कि राजनयिक प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की जाती है। राजनयिक प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को भारत में काफ़ी पहले ही विकास हो चुका है। राजदूत की व्यक्तिगत सुरक्षा के नियम को भारत में मान्यता प्राप्त थी तथा इसको कई अवसरों पर लागू किया गया और कभी कभी इसे शासक की इच्छा के विरुद्ध भी लागू किया जाता था। इस विषय में हनुमान जी का दूत के रूप में रावण के दरबार में जाने का उदाहरण दिया जा सकता है। हनुमान जी के आचरण से क्रोधित होकर रावण ने आदेश दिया था कि हनुमान जी को मार डाला जाए, परंतु रावण के भाई विभीषण ने सलाह दी कि राजदूत को मारना नीति अर्थात नियमों के विरुद्ध है। यह प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस के सुंदरकांड में आया है। व्यक्तिगत सुरक्षा के आधार पर राजनयिक दूतों को ऋण आदि के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि राजनयिक प्रतिनिधि के ऊपर आक्रमण होता है तो उसे उस देश पर आक्रमण तथा अपमान माना जाता है जिसका वह प्रतिनिधि है। इसी आधार पर उसके विरुद्ध सभी मुकदमे आदि निराकृत हो जाती हैं। वर्तमान समय में ये उन्मुक्ति वियना अभिसमय 1961 के अनुच्छेद 29 पर आधारित है। न्यायालयों की आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति। राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्ति करने वाले राज्य के न्यायालयों की आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। ये सामान्यतः विश्वास किया जाता है कि वह उस देश जहाँ उसकी नियुक्ति होती है कि विधि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेंगे। कुछ दशाएं ऐसी होती है जिसमें राजनयिक प्रतिनिधि अपनी उन्मुक्ति खो देते हैं। उदाहरण के लिए यदि वह राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने के दोषी है। इस विषय में जॉर्ज गिलिनबर्ग 1712 का मामला उल्लेखनीय है। जॉर्ज गिलिनबर्ग को इंग्लैंड में स्वीडन का राजदूत नियुक्त किया गया था तथा उन्हें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यदि किसी राजनयिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई मुकदमा हो तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह न्यायालय जाए। उसके लिए काफ़ी है कि वह यह कहला भेजे कि वह प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का राजदूत है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। परंतु यदि राजदूत यह आधार नहीं लेता है और अपने को स्वयं न्यायालय में उपस्थित करता है तो उसके परिणाम स्वरूप वह उन्मुक्ति खो देगा और उसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर माना जाएगा। यह उन्मुक्ति राजनयिक प्रतिनिधि के बच्चों तथा अन्य रिश्तेदारों को प्राप्त नहीं होती है जो उसके साथ एवं निवास में नहीं रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हंगरी के राजनयिक प्रतिनिधि की तलाकशुदा पुत्री भारत में पर्यटन के रूप में आई। उससे एक मोटर दुर्घटना हो जाती है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके विरुद्ध भारत में वाद दायर किया जाता है। वह अपने बचाव में आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति होने का हवाला देती है। राजनयिक प्रतिनिधि की तलाकशुदा पुत्री उन्मुक्ति प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है क्योंकि वह राजनयिक प्रतिनिधि के साथ नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि वह भारत में राजनयिक प्रतिनिधि के साथ उसके निवास में नहीं रहने आई थी वरन एक पर्यटक के रूप में आई थी। दूसरा उदाहरण, एक भारतीय है भारत में फ्रांस के दूतावास में उच्च अधिकारी है। फ्रांसीसी व्यक्ति दूतावास में व्यक्तिगत कार्य से आता है। क्या उसे भौतिक क्षति पहुंचाता है? क्या भारतीय न्यायालयों में आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति पाने का अधिकारी होगा? क्या भारतीय न्यायालय की आपराधिक अधिकारिता से उन्मुक्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा क्योंकि कोई भी देश अपने नागरिकों को ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है। ऐसी उन्मुक्ति अपने नागरिकों को प्रदान करने से समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त कै ने जो कार्य किया वह दूतावास के कार्य से संबंधित नहीं था। दीवानी अधिकारिता से उन्मुक्ति।
राजनयिक प्रतिनिधियों को दीवानी क्षेत्राधिकार से भी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। ऋण या किसी संविदा के उल्लंघन के फलस्वरूप उसके विरुद्ध दीवानी मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। इस संबंध में बर्गमान बनाम डी शेइस का वाद उल्लेखनीय है। इस वाद में प्रतिवादी बोलिविया के लिए फ्रांसीसी मंत्री थे। जब वह फ्रांस से बोलिविया जाने के लिए न्यूयॉर्क से गुजर रहे थे, वादी ने उनके विरुद्ध दीवानी प्रक्रिया प्रारंभ की। प्रतिवादी ने यह तर्क किया कि वह राजनयिक प्रतिनिधि होने के नाते दीवानी प्रक्रिया से उन्मुक्त है। न्यायालय ने वादी के दावे को खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी के तर्क को उचित बताया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि जब कोई विदेशी राजनयिक प्रतिनिधि अथवा मंत्री अपने देश से नियुक्त के देश को जाते समय यदि किसी तीसरे देश से गुजरता है तो उस तीसरे देश में भी उसे वही उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है जो उसे नियुक्ति वाले देश में प्राप्त होती है। वियना अभिसमय के अनुच्छेद 3 के अनुसार दीवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति के लिए निम्नलिखित 3 अपवाद हैं। यह उन्मुक्ति किसी ऐसे व्यक्तिगत अचल संपत्ति जो ग्रहणकर्ता राज्य में स्थित है के संबंध में लागू नहीं होगी। इस संबंध में उन्मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब राजनयिक प्रतिनिधि ऐसी संपत्ति को अपने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में रखे हुए है। किसी ऐसे उत्तराधिकार के मामले में जिससे राजदूत उत्तराधिकारी निष्पादक की हैसियत से संबंधित है तथा उसकी यह हैसियत अपने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में नहीं है, तो उसे दीवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। दीवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति के अंतर्गत राजनयिक प्रतिनिधि के व्यापारिक कार्य भी नहीं आते हैं जो राजनयिक प्रतिनिधि के कार्यों के बाहर होते हैं। इसके उदाहरण लंदन में बेल्जियम के सैनिक अधिकारी तथा उनकी पत्नी के मध्य अमेजोन नामक याट के स्वामित्व के विषय में मतभेद हो गया। पत्नी ने याट का कब्जा प्राप्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ की तथा यह दावा किया कि याट उसके धन से क्रय किया गया था। पति ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि याचिका खारिज की जाए क्योंकि उसे राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है। इस मामले में स्पष्टतया पति राजनयिक उन्मुक्ति का अधिकारी है तथा न्यायालय उस पर अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है। दूसरा उदाहरण, एक विदेशी कूटनीतिज्ञ अक्ष ने दिल्ली में एक प्राइवेट मकान पट्टी पर लिया। किराया न अदा करने पर मकान मालिक ने किराया वसूल करने तथा मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद किया। अक्ष ने तर्क किया कि उसे राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनयिक प्रतिनिधियों का दूतावास के सरकारी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से सिविल अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु यह उन्मुक्ति केवल सरकारी कार्यालयों के लिए होती है। यही बात निवास के लिए लागू होती है। प्राइवेट निवास के लिए उन्मुक्ति नहीं होती है। राजनयिक संबंधों की वियना अभिसमय 1961 के अनुसार यह उन्मुक्ति किसी व्यक्तिगत अचल संपत्ति जो ग्रहणकर्ता राज्य में स्थित है के संबंध में लागू नहीं होगी। उन्मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब राजनयिक प्रतिनिधि ऐसी संपत्ति को अपने राज्य प्रतिनिधि के रूप में रखे हुए हैं। इस मामले में अक्ष का राजनयिक उन्मुक्ति का तर्क असफल होगा क्योंकि वह मकान अपने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में धारण नहीं किए हैं। उन्मुक्ति अक्ष को इस कारण भी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि यह व्यक्तिगत अचल संपत्ति का मामला है जो ग्रहणकर्ता राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त वियना अभिसमय के अनुच्छेद 34 के अनुसार यदि राजनयिक प्रतिनिधि अपने राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मकान धारण नहीं किए हैं, उस व्यक्ति की अचल संपत्ति के कर भार आदि से उन्मुक्त नहीं है। यहाँ पर यह नोट करना आवश्यक है कि उन्मुक्ति राजनयिक प्रतिनिधि तथा अंततः उसके राज्य को प्राप्त होती है। यदि राजनयिक प्रतिनिधि या उसका राज्य उन्मुक्ति का अभित्याग कर देता है तो कोई अन्य इसकी ओर से दावा नहीं कर सकता। यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी। पर वादी लंदन में द प्रतिवादी जो पेरू के राजदूतावास में सचिव है की कार से घायल हो जाता है। प द्वारा द के विरुद्ध वाद करने पर द उन्मुक्ति का दावा नहीं करता तथा अपनी बीमा कंपनी को उक्त दावे की क्षतिपूर्ति करने को कहता है। बीमा कंपनी इस दावे का इस आधार पर विरोध करती है कि द राजनयिक प्रतिनिधि होने के नाते प के प्रति दायी नहीं है। बीमा कंपनी का तर्क उचित नहीं है क्योंकि उन्मुक्ति राजनयिक प्रतिनिधि की थी तथा उसे उन्मुक्ति का दावा न करके बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति करने को कहा। इसका अर्थ यह है कि उसने अपनी उन्मुक्ति का अभित्याग कर दिया। चूँकि
दय ने अपनी उन्मुक्ति का अभित्याग कर दिया, उसकी ओर से बीमा कंपनी उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकती। तो आज हमने राजनयिक दूत होते हैं उनको जो उन्मुक्तियां प्राप्त है उनके बारे में देखा। इसके अलावा कुछ अन्य उन्मुक्तियां भी प्राप्त हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।